हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ऐसा समीकरण जिस पर अधिकतम दो पावर होता है। अगर सबसे बड़ा पावर दो हो तो उसको हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। उस समीकरण के रूप में होना चाहिए। समीकरण होता क्या है इसके बारे में आप कहानी जान चुके हैं, जिसमें दो पक्ष होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड होता है, एक राइट हैंड साइड होता है। अगर इस तरह का कुछ भी दिख जाए आपको, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इसको हम लोग इक्वेशन कहते हैं। अब द्विघात समीकरण कैसा होता है तो मैं आपको जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक रूप जिसको कहते हैं, द्विघात समीकरण का मानक रूप ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और इसके अगर हम विशिष्ट रूप निकालें तो विशिष्ट रूप में क्या होता है कि दो पावर जरूर आना चाहिए। अगर मान लीजिए ए एक्स स्क्वायर है, ये नहीं है तब भी चलेगा, यह भी हमारा द्विघात समीकरण है। फिर इसके विशिष्ट रूप ये हो सकते हैं, ये गायब कर दिया जाए, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी लिख दिया जाए, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी लिख दिया जाए, ये भी द्विघात समीकरण है। लेकिन आप सोचेंगे इसको गायब करके इन दोनों को लिखें तो ये सही नहीं है। अगर तीसरा हम बी एक्स बराबर 0 लिखें या बी एक्स प्लस सी बराबर 0 लिखें तो ये भी द्विघात नहीं है, ये भी द्विघात नहीं है। जबकि ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण कैसे समझेंगे? जब तक दो पावर नहीं दिखेगा तब तक द्विघात समीकरण हम नहीं मानते। बहुत बच्चे यही समझ नहीं पाते हैं द्विघात समीकरण। कहेंगे कि इसमें देखिए यहाँ एक्स पर बड़ा पावर निकालिए, एक और एक्स कितना पावर है, इसको एक घाती समीकरण कहते हैं। द्विघात माने दो घात वाला, आया एक घात वाला समीकरण है। ये भी समीकरण है लेकिन कौन सा घात वाला है? एक घात का समीकरण इसको कहेंगे, ये घातीय समीकरण का और एक द्विघात समीकरण है। तो आपको समझ में आ गया होगा। द्विघात समीकरण का एक डिफिनीशन हम लोग देते हैं। डिफिनीशन मैं आपको बता रहा हूँ। इसका डिफिनीशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर जहाँ ए कैनॉट बी 0, ये 0 नहीं हो सकता, बट बी एंड सी में भी 0। बी और सी शून्य हो सकते हैं लेकिन ये कभी भी शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि ये शून्य हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर ही गायब हो जाएगा। एक्स स्क्वायर गायब हो गया तो फिर द्विघात रह ही नहीं जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये द्विघात समीकरण का डेफिनीशन है, परिभाषा इसकी है। ये इसका डेफिनीशन हो गया। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 को द्विघात समीकरण कहते हैं, बशर्ते ए शून्य न हो, बी शून्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मतलब बी एंड सी में भी 0 एंड कैनॉट भी 0, दोनों बातें हो सकती है। 0 हो जाए तो भी चलेगा, न 0 हो तो भी चलेगा, लेकिन ये शून्य नहीं हो सकता। एक कैनॉट भी 0, कैनॉट भी इक्वल टू 0। तो ध्यान रखिएगा। ये तो द्विघात समीकरण की परिभाषा हो गई जो छोटी कक्षाओं में आप लोग पढ़ लिए। अब हम लोग यहाँ जो जानेंगे, परिभाषा हम लोग यहाँ नहीं जानते हैं, यहाँ हम लोग डायरेक्ट जो है द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूँ, किसी भी समीकरण का हल माने क्या होता है? हल का मतलब होता है, जैसे एक सवाल हम दे दें 2x + 5 बराबर 0 को हल कीजिए, तो इसका क्या मतलब है, क्या करते हैं आप लोग? तो आप लोग क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं 2x बराबर -5, x बराबर -5/2, ये आंसर हो गया। यानी हल करने का मतलब क्या है? हल करने का मतलब ये है कि x का मान निकालना। ये तो हम लोग व्यवहार में जानते हैं, लेकिन हम लोग को सही रूप कैसे जानना है, हमको ये समझना है कि हल का मतलब ये होता है कि जो x का ऐसा मान भर दीजिए, x का ऐसा मान यहाँ भरिए कि ये शून्य आ जाए, बराबर 0, राइट साइड में 0 है, तो x ऐसा भरिए कि 0 आ जाए। तो x को क्या भर दें? अगर हम सवाल में 2x + 5, तो यहाँ x को क्या भरें कि पूरी वैल्यू 0 हो जाए। तो देखिए यहाँ अगर -5/2 मैं भर देता हूँ, -5/2, तो 2 कट जाएगा, तो -5 + 5, ये +5 है, ये -5, 0 आएगा। लेकिन अब इसको डायरेक्ट सोच पाना थोड़ा कठिन होता है। तो वास्तव में हल का मतलब क्या होता है कि किसी समीकरण का हल क्या होता है? समीकरण का हल वो चर राशि का ऐसा मान होता है जिसको रखने पर लेफ्ट हैंड साइड शून्य हो जाए। एक्स का ऐसा मान भर दीजिए जिसको रखने पर लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाए। अब ये मान सोच कैसे पाएंगे? तो हम लोग तुरंत नहीं सोच पाते हैं। ये सोचने का एक तरीका होता है कि इसको राइट साइड ला करके एक्स का मान निकालते हैं, अब मान भरेंगे तो 0 आएगा। तो हल का मतलब होता है एक्स की ऐसी वैल्यू जिसको भरने पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए, इसको हम लोग कहते हैं हल।
ठीक यही काम हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करते हैं। फिर हमारा 3 घात का भी समीकरण होता है, 4 घात का भी समीकरण होता है। जब हम आगे की कक्षाओं में बढ़ेंगे, ये देखिए हमारा त्रिघाती इक्वेशन, इसको कहते हैं 3 घात वाला समीकरण। इसी तरह 4 घात का समीकरण होता है, ax/4 सबसे बड़ा घात 4 रहेगा, फिर 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। ऐसे हमारा ये चतुर्थघाती समीकरण है, ये त्रिघाती है, ये द्विघाती है, और ये लोग एक घात वाले हैं। जैसे एक सवाल लिया जाए x + b = 0, यह एक घात का समीकरण है। सब समीकरण है, क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपको दिखेगा तो समीकरण जरूर कहिए। अब उस समीकरण पहले क्या जोड़ेंगे, तो वो घात देख लेते हैं, सबसे बड़ा घात क्या है। अब यहाँ 3 घात है, तो ना कहिए 3 घात वाला है, इसमें 2 घात भी है तो 2 घात भी कह देंगे। नहीं, हम लोग कौन से घात को प्राथमिकता देते हैं? सबसे बड़े घात, वो आपको कक्षा में बताया भी गया होगा। बहुपद का घात, सबसे बड़े घात को घात मानते हैं, छोटे घात को नहीं। खोज लेते हैं कि सबसे बड़ा घात क्या है। अगर वो सबसे बड़ा घात 4 है तो उसको चतुर्थघाती समीकरण कहेंगे, सबसे बड़ा घात 2 है तो द्विघाती समीकरण कहेंगे। तो ये तो रहा डेफिनेशन। डेफिनेशन के साथ साथ हमने आपको हल बता दिया कि समीकरण का हल क्या होता है। 1 नंबर में सवाल पूछा जा सकता है कि समीकरण के हल क्या होते हैं, तो आप कहेंगे वेरिएबल का ऐसा मान जिसको रखने पर दोनों पक्ष बराबर आ जाए, यानी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए, अर्थात 0 आ जाए, तो x के उस मान को समीकरण का हल करते हैं। तो 2 बातें हम लोग समझ लिए। अब हमको समझना कि हल करते कैसे हैं, यानी समीकरण को, द्विघात समीकरण को हल करना। तो हमारा जो किताबी कहानी अब यहाँ से शुरू होगा, द्विघात समीकरण का हल। द्विघात समीकरण का हल, तो द्विघात समीकरण को हल करने के लिए हमारे पास 2-3 विधियाँ हैं। जनरली 3 विधि हम लोग करते हैं। सब मैं पिछले सेशन में सब आपको बता चुका हूँ, एक रिवीजन की तरह मैं बता रहा हूँ। तो पहला तरीका होता है गुणनखंड मेथड, गुणनखंड विधि। फिर हमारा है पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग बनाकर या पूर्ण वर्ग विधि खाली लिख दिया जाए, डिटेल आपको हम समझाएंगे। और तीसरा होता है श्रीधराचार्य विधि। ये श्रीधराचार्य एक गणितज्ञ थे जिन्हीं के नाम पर अपना एक फार्मूला बनाए थे, डायरेक्ट फार्मूला भर करके हल कर दिए, तो इनके नाम पर एक विधि बना दिया गया, श्रीधराचार्य विधि। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं गुणनखंड विधि। तो मैं आपको स्टार्ट करता हूँ फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि, फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड आप छोटी कक्षाओं में खूब अध्ययन किए हैं। गुणनखंड विधि, चलिए मैं इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से बताता हूँ। आपका एक्सरसाइज 4.1, एक्सरसाइज 4.1 का मैं क्वेश्चन नंबर 1 से ही डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, सवाल आपका है 9x² - 3x - 2, 9x² - 3x - 2 = 0 को हल कीजिए। ऐसे दिया रहेगा सवाल में, को हल कीजिए। तो देखिए क्या करते हैं, मैं आपको स्टेप लिखवा देता हूँ। सबसे बढ़िया तरीका है फैक्टर मेथड का, स्टेप लिखवा देंगे तो आप परेशान नहीं होंगे और आप जानते भी हैं। मुझे बस ज़्यादा नहीं डिटेल बताना है। सबसे पहला काम कर क्या करते हैं कि x² का गुणांक और अचर पद यानी अंतिम पद के गुणांक को आपस में गुणा करते हैं, यानी x² तथा अंतिम पद को परस्पर गुणा करते हैं, परस्पर गुणा करते हैं। पहला काम, मैं विद्यार्थियों से चाहूँगा कि वे अपनी कापी और कलम को निकाल लें, इसको लिखते चलें। तो पहला काम करते हैं, x² तथा अंतिम पद को परस्पर गुणा करते हैं, नंबर 1। नंबर 2 में क्या करते हैं,
गुणनफल को, जो गुणनफल आता है यानी गुणनफल को दो भागों में इस प्रकार बांटते हैं, मतलब बांटने का तरीका भी ध्यान देना है। इस प्रकार बांटते हैं कि गुणनफल को दो भागों में, लेकिन थोड़ा सा इसको और डिटेल लिखवा है, दो भागों में बांटते हैं। चलिए कई स्टेप लिखवा दे रहे हैं, उस तरह एक स्टेप में गड़बड़ हो जाएगा और ज़्यादा समझ में आएगा। दो भागों में बांटते हैं, दोनों भागों के बीच कौन सा चिन्ह होगा? दोनों भागों के बीच प्लस या माइनस होता है, जो अंतिम चिन्ह पर डिपेंड करता है, जो अंतिम पद के चिन्ह पर निर्भर होता है। अंतिम पद के चिन्ह पर निर्भर करता है, जो अंतिम पद के चिन्ह पर निर्भर करता है। तो बस 3 लाइन ही ध्यान दिया जाए, 3 से ज़्यादा नहीं। दोनों भागों के चिन्ह बीच प्लस या माइनस होगा, जो अंतिम पद के चिन्ह पर निर्भर करता है। तथा इसमें और आगे बढ़ा दिया जाए, तथा जोड़ने या घटाने पर, जोड़ने या आबलिक लिख दे रहा है, जोड़ने आबलिक घटाने पर बीच वाले पद की संख्या, बीच वाले पद की संख्या, इसको राशि भी कर सकते हैं, मिल जाती है। चलिए तो 3 पॉइंट के अंतर्गत इसको हम समझते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर तथा अंतिम पद को एक्स स्क्वायर, यहाँ थोड़ा सुधार करिए, एक्स स्क्वायर जो लिखे हैं यहाँ लिखे एक्स स्क्वायर के गुणांक, एक्स स्क्वायर के गुणांक, एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स स्क्वायर के गुणांक तथा अंतिम पद को परस्पर गुणा करते हैं। तो देखिए ये रफ का काम है, तो रफ कार्य मैं कर रहा हूँ। क्या करूँगा, यहाँ 9 और 2 का गुणा करूँगा, तो 9 और 2 का गुणा किए तो क्या मिला, 18। तो ये पहला काम हो गया। दूसरा काम है गुणनफल को 2 भागों में बांटते हैं। ये जो गुणनफल आया इसको 2 पार्ट बनाएंगे। अब पार्ट कैसे बनाते हैं, इसमें थोड़ा सा और हम बढ़ा दे रहे हैं, तथा उनका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, उनका अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। चलिए तो ये जो 18 आया इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। ये सब कक्षा 4-5 में आप लोग अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़े हैं। ऐसे 18 लिख देते हैं, 2 से काटते हैं, फिर आता है 2 9 18, फिर 2 3 से कटेगा, 3 3 के 9, फिर 3 से काटेंगे। जब एक आ जाता है तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकल जाता है, यानी मिला के हमको मिला 2 × 3 × 3। तो सबसे पहले हमने इसका गुणा किया, 18 आया, तथा उनका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं, तो अभाज्य गुणनखंड हो गया पहला काम। अब दूसरा काम है गुणनफल को 2 भागों में बांटते हैं। अब यहाँ 2 ऐसे गोला बना लीजिए समझने के लिए, 2 गोला हमने बना लिया, 2 भाग बनाएंगे, है तो 3 ठो, लेकिन 2 ही ग्रुप बनाना है। लेकिन अब यहाँ कौन सा चिन्ह लिखे हैं, तो हमने यहाँ लिख दिया दोनों भागों के बीच प्लस भी हो सकता है, माइनस, जो अंतिम पद के चिन्ह पर डिपेंड करता है। देखिए अंतिम पद ये है, इसको कहते हैं पहला पद, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, और ये तीसरा पद है अंतिम पद।
तो अंतिम पद के पहले देखिए कौन सी संख्या माइनस के बीच में माइनस लिख दीजिए, यही तरीका है। कैसे जानेंगे प्लस माइनस? तो अंतिम संख्या का जो चिन्ह होता है वही यहाँ ज़बरदस्ती लिख देते हैं बिना सोचे समझे, तो माइनस लिख दिए। अब फिर लिखे हैं जो अंतिम पद के चिन्ह पर निर्भर करता है तथा जोड़ने घटाने पर बीच वाले पद की राशि मिल जाती है। अब यहाँ जब जोड़ेंगे घटाएंगे तो बीच वाला जो 3 है ये 3 ही आना चाहिए, यानी बराबर के बाद 3 आना चाहिए। ये बीच वाला पद, ये पहला पद, ये अंतिम पद, ये बीच वाला पद, तो बीच वाले पद की राशि है 3। तो यहाँ कुछ ऐसा लिखा है कि इसमें से इसको घटाना है तो 3 आ गए। तो देखिए क्या करते हैं, 2 और 3 को एक साथ ले लेते हैं, 2 3 6 इसमें रख देंगे और 3 बेचारा अकेला बच गया इसमें डाल देंगे। तो इसको देखिए है तो 3 को, लेकिन हमने सिर्फ 2 ग्रुप बनाया और 2 ग्रुप बनाने के बाद ऐसा सेटिंग करेंगे कि यहाँ 3 आ गया। 3 कहाँ से आया? बीच वाले पद की राशि, तो ये 3 आ जाना चाहिए। अब ये कहानी हमारी सेट हो गई। तो यही बात आपको समझना है। एक सवाल मैं और आप लोगों से इतना काम करवाता हूँ, एक सवाल मैं लिख रहा हूँ, आप लोग इतना काम करिए। 8x² माइनस 22x माइनस 21, 8x² माइनस 22x माइनस 21 बराबर 0। इसमें आपको इतना ही काम करना है, इतना काम करना है, यानी पहले गुणा करिए, आवाज़ गुणनफल निकालिए, 2 ग्रुप बनाइए और सेटिंग करिए, फिर आगे हम बताते हैं आपको। 1 मिनट के अंदर आप लोग आंसर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट। चलिए देखिए, तो पहला काम होता है 8 और 21 का गुणा करना। तो जनरली गुणा नहीं करते हैं, ये आवाज़ गुणनखंड एक बना भी लेते हैं। 8 को लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, 21 को 3 गुणे 7। ये आवाज़ गुणनखंड का मतलब ऐसा खंड बनाइए पुनः न कटे। देखिए 2 किसी से कटता नहीं है, 2 किसी से कटता नहीं है। 8 को 2 गुणे 2 गुणे 2 कर लिए। अभाज्य गुणनखंड का क्या मतलब होता है? जो पुनः भाज्य न हो, अभाज्य, यानी जो पुनः विभाजित नहीं होगा। तो 8 को हम 4 और नहीं लिखेंगे, 8 को हम 4 गुणे 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन 4 गलत होगा लिखने। तो इसको 2 गुणे 2 गुणे 21 को 3 गुणे 7 लिख दिए। तो पहला काम हो गया। अब दूसरा काम क्या है कि 2 ऐसे गोला बनाइए और बीच में कौन सा साइन होगा? तो देखिए इसमें भी अंतिम चिन्ह माइनस है। अंतिम चिन्ह क्या है? माइनस है। तो माइनस आना कितना चाहिए? 22 आना चाहिए। कैसे हम जानेंगे? बीच वाली संख्या। ये पहला पद होता है, ये दूसरा पद होता है और ये तीसरा पद होता है। तो बीच वाला पद आना चाहिए, यानी 22 आना चाहिए। तो अब इसको कैसे सेट कराएं? तो देखिए हम कैसे सेट कर रहे हैं। 22 आ गए घटाने पर, तो ये हो गया 4 तिया 12, 7 दूना 14, घटाने पर 22 आना चाहिए। तो इसमें हम लोग कर लेंगे 7 21, 7 4 के 28 और 6। देखिए तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, 2 ठो 2 और 1 ठो 7 एक साथ ले लेंगे। 3 4 7 28, यहाँ 28 भर देंगे और 2 गुणे 3 एक साथ ले लेंगे, 2 3 6। अब 28 में से 6 गया 22। तो हमको इसमें सोचना है किसको किसके साथ लाएं। कभी कभी ज़्यादा लंबी संख्या आती है तो थोड़ा सा हम लोग मेहनत भी करना पड़ता है। तो आपको सोचना है कि किसको किसको एक साथ लाएं, कि यहाँ एक संख्या बना हुआ एक संख्या है लेकिन घटाने 22 आ रहा है। लेने तो आप कुछ भी ले सकते हैं। आप कहें कि यहाँ 2 2 4 लेंगे, तो यहाँ 4 लेंगे तो ये हो जाएगा 7 3 21 गुना 42। तो 4 में 42 घटेगा तो कहाँ 22 आएगा, यानी ये ठीक नहीं है। तो ऐसे हम लोग सोचते हैं। मान लीजिए तीनों एक साथ लें तब 8 होगा इसमें,
आई 21 होगा तो फिर 8 में से 21 घटेगा तो भी निगेटिव आ जाएगा, भी गड़बड़ है, ये भी ठीक नहीं है। तो ये हमको थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, तो यही थोड़ी सी सेटिंग होती है, तो आप वो कर लेंगे। उम्मीद करते हैं कि अब आ जाएगा आप लोग करने। चलिए मैं अब इतने के बाद से सवाल को आगे बढ़ाता हूँ। बहुत बच्चे यही गड़बड़ कर देते हैं, इसीलिए सवाल लगा नहीं पाते हैं, तो इतना समझना बहुत ज़रूरी है। अगर इतना समझ गया तो सवाल लग जाता है आसानी से। तो मैं इस सवाल को बता रहा हूँ, 9x² माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फिर एक बार मैं और बताता हूँ, पहले 9 2 का गुणा होगा, तो गुणा नहीं करते हैं, यही खंड ही बनाना शुरू कर देते हैं। 9 का 3 गुणे 3 हो गया, 2 रहने दीजिए। तो पहला काम, ये दूसरा काम भी हो गया, गुणनखंड भी निकल गया। नहीं, पहला ही है, पहला में गुणा भी हो गया, गुणनखंड निकल गया। दूसरा काम है 2 ग्रुपिंग बनाएंगे। 2 ग्रुपिंग बनाने बीच में कौन सा साइन होगा, तो अंतिम संख्या के पहले माइनस है तो माइनस होगा। अब आना कितना चाहिए, तो 3 आना चाहिए, बीच वाली संख्या 3 आना चाहिए। तो हम क्या किए, 3 दूना 6 इसमें रख दिए, इस 3 को इसमें रख दिए, 6 में 3 घटाएंगे 3 होगा। तो जब ये 2 संख्या हम खोज लेते हैं तब हम सवाल को आगे बढ़ाते हैं। अब जो बीच में 3 है इसको 6 माइनस 3 लिखते हैं, ये जो खोजे हैं देखो 6 3, ये 3 को 6 माइनस 3 के 6 में 3 जाएगा 3 होगा, बाहर x है तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 9x² इधर। फिर यहाँ माइनस है, ये वाला माइनस, फिर 9x²। अब कोष्टक को हम लोग तोड़ते हैं, लेकिन कोष्टक तोड़ने से पहले x को अंदर ले आते हैं। तो x जाएगा 6 के साथ, x जाएगा 3 के साथ, तो ये हो गया। अब कोष्टक को तोड़ते हैं, तो कोष्टक तोड़ने में नियम है कि अगर कोष्टक से पहले माइनस है तो अंदर के चिन्ह को बदल देते हैं। तो ये माइनस हो गया, ये माइनस वाला प्लस हो गया। अब इसके बाद 2 की ग्रुपिंग बना करके कॉमन लेते हैं, तो दोनों में x दिखाई दे रहा है, x कॉमन होगा, 3 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 3 भी कॉमन होगा। 3 3 के 9, आए कि x बचा, 3 दूना 6। अब जो यहाँ आता है इस कोष्टक में वही ज़बरदस्ती लिख देते हैं बिना सोचे समझे। जो यहाँ आता है वो यहाँ ज़बरदस्ती लिख देते हैं। अब देखते हैं कि इन दोनों में कौन सा कॉमन होगा, तो कुछ है ये नहीं, क्योंकि सेम आइटम उतारना है, तो एक ले लेंगे। चिन्ह कौन सा होगा, जो दिखता है, अगर प्लस दिखता है तो प्लस लीजिए, माइनस दिखता है तो माइनस लीजिए। फिर 3x माइनस 2 हम कॉमन ले लेंगे, ये कोष्टक पूरा कॉमन ले लेंगे। तो अब इसको थोड़ा समझने के लिए इसको काट देना है, क्योंकि बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं। फिर कॉमन लेने के बाद क्या बचा, यहाँ से 3x बचा, यहाँ से +1, 3x बचा +1 इज इक्वल टू 0। तो ये होता है गुणनखंड हो गया। जब गुणनखंड हो जाता है तो हम आगे 2 लाइन और बढ़ा लेते हैं। अब लिखते हैं, एक लाइन बीच में खींचते हैं, लिखते हैं वेन माने जब, पहला कोष्टक 3x माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से 3x 2 को उधर ले आएंगे तो +2 हो गया, और x की वैल्यू 2/3। इधर भी लिखते हैं वेन, दूसरा कोष्टक 3x + 1 इज इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू -1, नाउ x इज इक्वल टू -1/3। तो ये हमारा हल हो जाता है। इसके बाद द्विघात समीकरणों को हम लोग पूर्ण वर्ग विधि द्वारा कैसे हल करते हैं, तो अगला हमारा आइटम हम आपको बताएंगे द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। पूर्ण वर्ग बनाकर, पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। अब देखिए पूर्ण वर्ग क्या होता है, सब छोटी कक्षा में आप लोग पढ़े हैं। a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, सबको पता है। a + b का होल स्क्वायर होता है। मैं थोड़ा दूसरे नज़रिया से इसको पहले बता दूं आपको, तब सवाल पर आपको ले चलेंगे। इसको हम जो लिखने का हम तरीका अपना है वो ये तरीका होता है, और ये हमारा तरीका नहीं है, सब किताबी तरीका है। तरीका क्या है कि एक कोष्टक बनाइए, स्क्वायर लिखिए, +2 बना के 2 कोष्टक, फिर प्लस करके 1 कोष्टक स्क्वायर, यानी कहने का मतलब किनारे किनारे एक कोष्टक वर्ग लिख दीजिए, बीच में 2 बना करके 2 कोष्टक। और यहाँ जो भी लिखेंगे और यहाँ जो भी लिखेंगे इन्हीं को इसमें रिप्लेस कर देते हैं। यानी यहाँ हमको दिमाग नहीं लगाना, हमको दिमाग कहाँ लगाना है, यहाँ और यहाँ। अब यहाँ मान लीजिए ये फर्स्ट और सेकंड अगर मैं लिख दूँ, यहाँ फर्स्ट और यहाँ सेकंड,
तो इतना ही होगा, पहले का वर्ग धन दूसरे का वर्ग, दो और दोनों का आपस में गुणा है, यहाँ बीच में गुणा है। इसी को हम लोग कहते हैं प्लस बी का होल स्क्वायर। तो होता कितना है, एक कोष्टक पर वर्ग यहाँ दूसरे कोष्टक पर वर्ग यहाँ धन 2 बना करके 2 कोष्टक। अगर यहाँ आप ये लिखते हैं और यहाँ बी लिखते हैं तो ये चीज़ यहाँ आ जाती है और ये चीज़ यहाँ आ जाती है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर यहाँ माइनस होता है तो 2 वाला चिन्ह माइनस हो जाता है। तो ये सब कहानी आप 6, 7 में, 8 में, 9 में सब जान चुके हैं। बहुत डिटेल हमको नहीं बताना है, बस एक लिखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, तो यही प्रक्रिया हम लोग अपनाते हैं। अब प्रक्रिया को और गहराई से समझिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर को ध्यान से समझिए। ए पर 2 पावर, बी पर 2 पावर और 2 बना करके 2 कोष्टक, ये वाला इसमें ट्रांसफ़र, ये वाला इसमें ट्रांसफ़र, ये होता है। तो ये आपको आइडिया दिमाग में रहना चाहिए। अब मैं इसी आइडिया पर आपको सवाल बता रहा हूँ। अब सवाल देखिए क्या है। सवाल आता है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, इसको पूर्ण वर्ग बना करके हमको हल करना है। तो देखिए क्या करते हैं हम लोग। क्या करते हैं, सबसे पहला काम होता है कि यहाँ 2 को कॉमन ले लिया जाए तो थोड़ी आसानी हो जाती है सवाल में। 2 को अगर कॉमन ले लिया जाए, इसको कहते हैं ज़बरदस्ती कॉमन। एक्चुअली 2 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, 21 सिर्फ यहाँ है, तो यहाँ से निकल जाएगा। और यहाँ नहीं है तो यहाँ भाग पड़ जाता है। जहाँ जहाँ नहीं है 2 वहाँ बटा करके आप लिख देंगे तो मान में कोई अंतर नहीं होता और बराबर 0 लिखते रहेंगे। अब उसके बाद क्या करते हैं, अभी जो मैं तरीका आपको समझाया हूँ कोष्टक बनाना, तो आप यहाँ कोष्टक बना लीजिए और धन 2 बना के 2 कोष्टक बनाइए। चूँकि यहाँ माइनस की सेटिंग है तो आप माइनस लिखिएगा। जहाँ एक्स के साथ माइनस आवा वहाँ माइनस लिखेंगे, जहाँ प्लस आता है वहाँ प्लस लिखते हैं। इसको हम चुपचाप इसमें एक्स को डाल देंगे और पहले कोष्टक में इसी को लिख देंगे, क्योंकि वही तरीका मैं आपको बताया हूँ। दूसरे कोष्टक पर विचार करेंगे क्या होगा। तो दूसरे कोष्टक पर विचार करने के लिए ध्यान दीजिए आप। तो यहाँ पर आप सेटिंग करिए, एक्स तो हमारा रिप्लेस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 5/2 बेचारा खाली है, तो 5/2 यहाँ न करके 5/4 लिखते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि 2 ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ, तो 2 इससे कटेगा, 2 इससे कटेगा, तो ये 2 इसको काट के 5/2 बना देगा। तो कुल मिला के यहाँ 5/2 पूरा दिखना चाहिए, जबकि यहाँ 2 5/4 दिख रहा है। तो 5/4 होना दिखना तो चाहिए था हमको 5/2, लेकिन हमने 5/4 क्यों लिखा, क्योंकि ये इसको काटेगा तो फिर इतना ही बचेगा। तो ये तरीका होता है। या एक दूसरे ढंग से जानिए, अगर ये भी बात नहीं समझ में आती है तो आप क्या करेंगे कि ज़बरदस्ती 2 लिखिए या 2 कोष्टक बना लीजिए और एक में एक्स लिख दीजिए, यानी 2x आपको लिखना ही लिखना। अब 5/2 को यहाँ रखते समय ध्यान दीजिए कि अगर यहाँ आप ध्यान दें तो ये चीज़ तो हमारा सवाल है जो मैंने यहाँ उतार दिया, ये ज़बरदस्ती बढ़ गया, ये ज़बरदस्ती वाला काम है। तो अब इसको ज़बरदस्ती समाप्त करने के लिए इस 2 को 4 बना दिए, तो अब कोई काम ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि ये 2 इससे कट के 2 गायब हो जाएगा, 5/2 ही बचेगा। तो आपको अपना दिमाग यूज़ करना है कि आप कैसे इस सवाल को सोचेंगे। तो हमारा तरीका ये है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये वाला तो सेटिंग हो गया, फिर 2 करके 2 कोष्टक बनाइए और ज़्यादा नहीं सोचिए। ज़्यादा क्या सोच, जो यहाँ दिखा है इसी में 2 से भाग करके लिख दीजिए, याद करिए। जो यहाँ दिखा है उसमें 2 से और भाग करके लिख दीजिए, यह सही है, वो अपने आप सेट हो जाता है। उसके बाद धन कोष्टक बना के स्क्वायर करेंगे। अब क्या स्क्वायर करेंगे, तो देखिए ये एक्स वाला तो हमने सेट कर दिया, तो ये चीज़ यहाँ आएगा, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इस कोष्टक का आइटम है, इस कोष्टक का आइटम। 2 को छोड़ देते हैं हम लोग, 2 पर विचार नहीं करते हैं। जो 2 के साथ 2 कोष्टक बने हैं वह एक इधर से आएगा, एक इधर से जाएगा। चूँकि गुणा है तो हम इधर उधर भी लिख सकते हैं, पहले एक्स लिखना तब भी कोई बात नहीं है, बाद में 5/2 लिखा तब भी कोई बात नहीं है, 5/4।
तो आपको विचार करना है कि ये यहाँ से रिलेट करता है, ये यहाँ से रिलेट करता है, तो एक्स का रिलेशन तो बन गया, तो 5/2 का रिलेशन गड़बड़ अभी, तो ये होता है 5/2। तो यहाँ तक कुछ बात समझ में आई होगी। चलिए थोड़ा सा और इसी वे में इसको समझाता हूँ, क्योंकि यही आपको समझना है। एक का लाइन पूरा सवाल है, एक लाइन जो समझा सवाल समझ लो, एक लाइन नहीं समझा सवाल नहीं समझा। तो फिर समझिए सवाल में क्या करेंगे, पहले x² का गुणांक कॉमन लेंगे, लेकिन एक काम और कर लिया जाए, दो चीज़ों को पहले इधर लिख लीजिए, दो चीज़ों को पहले इधर लिख लीजिए और 3 को उधर भेज लीजिए, थोड़ा आसानी रहती है, ज़्यादा माथा पच्ची नहीं रहता है। जितने x वाले हैं इधर आने दीजिए, संख्या को उधर ले, चाहे संख्या में कुछ भी लिखा है। चलिए तो पहला नंबर का काम ये हो गया। दूसरा नंबर का काम 2 को कॉमन लेना, तो 2 यहाँ से कॉमन लेंगे, तो x² -5/2x, यहाँ तक समझ में आ गया। और उधर तो ऋण 3 है, यहाँ 2 निकल गया, यहाँ 2 नहीं है तो भाग पड़ गया। अब और इजी वे में करने के लिए इसको दूसरे ढंग से समझा रहा हूँ। 2 यहाँ लिख दीजिए, इसके नीचे भी 2 लिख दीजिए, ताकि मान में कोई अंतर न हो। 2 ऊपर भी लिखे, 2 नीचे लिखे, 2 कट गया, ये सही है, बराबर ऋण 3। ये भी लाइन आपको समझ में आ गई होगी, यानी 2 ऊपर 2 नीचे। अगर यहाँ 2 नहीं है तो 2 लाना है और 2 नीचे भी ला दीजिए, क्योंकि अगर खाली ऊपर लिख देंगे नीचे नहीं लिखेंगे तो मान में डिफरेंस आ जाएगा। अभी ये कट के इतना है 5/2, इसलिए 2 ऊपर भी लिखते हैं और 2 नीचे लिखते हैं। अब ये समस्या क्यों आ रही है बार बार 2 की, क्योंकि हमारे सूत्र में 2 रहता है। अगर 2 नहीं रहेगा तो फिर सूत्र हम बना नहीं पाएंगे, तो ये 2 लाना जरूरी है। चूँकि सवाल में 2 नहीं था तो 2 लाना जरूरी है। अब क्या करेंगे, अब क्या करते हैं कि अब सबको कोष्टक में बढ़िया से लिख लीजिए। x को पहले लिख दीजिए, अब 5/4 इसको लिख दिया है। और फिर अब ये इसकी सेटिंग तो ठीक आ रही है, ये तो x वाला शिफ्ट हो गया, ये कहाँ जाएगा बेचारा, तो ये 5/4 का वर्ग बनेगा। आप समझ गए होंगे क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ये फार्मूला। चलिए अब इधर ऋण 3 है तो इधर भी 5/4 का वर्ग जोड़ देंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि ये दोनों कट ही खत्म हो जाएंगे। अगर हमने इस साइड में जोड़ा तो इस साइड में भी जोड़ दिए, ताकि ये दोनों कट के समाप्त हो जाए, क्योंकि ये चीज़ तो ऑलरेडी चली आ रहा था, ये दोनों आइटम तो यहाँ थे। ये नया चीज़ हमने जोड़ा, तो बाएं जोड़े तो दाएं भी जोड़ दिए। एक चीज़ और, चूँकि यहाँ 2 का गुणा है तो इस वाले में 2 का गुणा के साथ चीज़ जुटेगा, या जितना ही यहाँ देखिए यहाँ 2 के साथ ही जुटेगा। क्यों ऐसा हमने किया, चूँकि यहाँ कोष्टक में हम ले रहे हैं तो ये चीज़ नहीं जोड़े भाई, इसका 2 में गुणा भी तो होगा, तो इसका 2 में गुणा होगा, इसलिए 2 के साथ इसको जोड़ेंगे राइट साइड में। तो ये बात आपको ध्यान देनी है। या एक काम और कर सकते हैं, और इसको चूँकि 2 को भी गायब करना है तो एक आसानी एक काम और कर लिया जाए, और इजी वे में पहले यहीं से ऐसे कर लिया जाए इसको, जो मैंने 2 में शुरू में कॉमन लिया था। तो इतना बना करके और इधर 0 हो गया, और 2 को भी 0 के साथ छोड़ दिया जाए, 2 बेचारे भी गायब हो गए, बार बार 2 का झंझट भी खत्म कर दिया जाए। आप समझ गए होंगे कि इधर 2 हो इधर 0 हो, तो ये 2 0 नीचे जाएगा, 2 गायब हो गया, तो बार बार परेशान भी नहीं करेगा हमको। अब आगे हम लोग काम को बढ़ाएंगे, x² -5/2 और इधर -3/2 उधर चला गया। अब यही काम क्या करेंगे, यहाँ 2 लिख करके और कोष्टक में 5/2 के साथ यहाँ 2 और लिख देंगे, यानी 2 × 2 और x रहेगा, और इधर -3/2। अब x² -2 और ये 5/4 हो गया। पहले x को लिख दें और बाद में 5/4 को लिख दें, और यहीं अब हम 5/4 को जोड़ रहे हैं, इसका वर्ग। तो बाएं साइड में जोड़े तो जो दाएं साइड में है इसमें भी 5/4 का वर्ग जोड़ देंगे, ताकि ये दोनों कट के समाप्त हो जाए। तो अब इन तीनों को मिला करके x धन 5/4 का होल स्क्वायर लिखेंगे, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। देखिए ये और ये तीनों मिला करके ख़त्म हो गए, एक साथ आ गए, ये तीनों मिला करके इतना हो गया।
क्योंकि ये माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये मिलेगा। इसी का नाम है पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। तो अभी तक हमने क्या किया, इन दोनों पदों को ये एक्स स्क्वायर एक्स को एक साथ लेते लेते हमने पूर्ण वर्ग बना लिया। अब उधर क्या बचा उसको देखा जाए। यहाँ बचा -3/2 और प्लस 25/16, इसका वर्ग खोल दिए, 5/4 का वर्ग, इसका वर्ग खोल दिए तो 25/16। फिर x माइनस 5/4 का वर्ग बराबर, यहाँ 8 से ऊपर नीचे गुणा कर लेना है, तो ये -24/16 हो जाएगा। आए 25/16, 8 से ऊपर नीचे गुणा कर दिए ताकि हर बराबर हो जाए। 16 लिख देंगे, 25 में 24 घटेगा, 1 आएगा। x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग नोट करते चला, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ से x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, इसको मैं 1/16 को 1/4 इसका होल स्क्वायर लिख देते हैं। फिर x माइनस 5/4 यहाँ से जब होल स्क्वायर गायब करते हैं तो इधर काड़ी में वैल्यू चली जाती है। और ध्यान दीजिए, जब भी समीकरण को सॉल्व करते हैं तो यहाँ प्लस और माइनस लगाना जरूरी होता है। यहाँ हर जगह नहीं, लेकिन जब भी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालते हैं तो प्लस माइनस लिखना जरूरी होता है। अब वर्ग और काड़ी यहाँ कैंसिल हो गई, तो बचा कितना, x माइनस 5/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/4। अब यहाँ हम एक लाइन खींचते हैं, लिखते हैं प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, एक बार प्लस चिन्ह एक बार माइनस चिन्ह, राइट साइड लिखते हैं माइनस चिन्ह लेने पर। तो बाईं तरफ प्लस चिन्ह लेंगे, x माइनस 5/4 इज इक्वल टू प्लस लेंगे 1/4, इधर x माइनस 5/4 इज इक्वल टू माइनस 1/4। तो अब हम लोग x को इक्वल कर देते हैं, ये चला जाता है राइट साइड के, माइनस से उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। आई तो ऑलरेडी प्लस है ही है। अब देखिए भिन्न का जोड़ है, दोनों का हर बराबर है, तो जब हर बराबर है तो हर को लिख देते हैं, अंश में अंश को जोड़ देते हैं, 6/4 होगा। इसको कैंसिल कर देंगे तो 3/2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 3/2, ये आंसर 1 मिला। फिर यहाँ से देखिए x को फिर यहाँ भी बराबर करते हैं, ये भी उधर जाएगा तो माइनस है तो प्लस हो गया, आए तो माइनस रहेगा। अब दोनों का फिर हर सेम है, तो 5 में से घट गया 4 हो गया, 4 ऊपर 4 नीचे, 4 कट के 1 बन गया, x की वैल्यू 1 आई। तो अब लिखते हैं हल समुच्चय। ये लिखने का तरीका है, जब सब सवाल लग जाता है तो लिखते हैं हल समुच्चय बराबर मझले कोष्ठक में 1,3/2। एक तो एक उत्तर आया, एक 3/2 उत्तर आया। तो ये लिखने का ढंग होता है मझले कोष्ठक में 1,3/2। 8 का सेकेंड है 4.1 का, तो इसको भी पूर्ण वर्ग बनाकर हम लोग को हल करना है। तो पहला काम हमारा नियम कहता है 5 को कॉमन ले लीजिए सवाल को अगर आसान बनाना है तो, और जहाँ नहीं रहेगा वहाँ भाग पड़ जाएगा। तो ये लाइन आप लोग समझ गए होंगे। अब 5 को छोड़ देते हैं क्योंकि ये राइट साइड चला गया 0 के साथ, बटा 0 हो गया, ख़त्म हो गया, 5 से डिवाइड कर दिया। तो बचा कितना है, x² माइनस 6/5 और x है, और इस 2/5 को मैं भेज देता हूँ राइट हैंड साइड, तो ये माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो गया। अब देखिए, अब नियम ये कहता है कि यहाँ ज़बरदस्ती 2 ले आइए। तो जब 2 ले आते हैं तो जब जो नीचे रहता है उसमें 2 का गुणा कर देते हैं, या एक तरीका और वो 9 करें तो यहाँ देखिए 6 का खंड हो जाएगा, 2 बाहर 3 अंदर, 2 बाहर 3 अंदर। तो 6 को हमने 2 बाहर 3, 2 ऑटोमेटिक मिल गया, तो हमको गुणा भाग करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बढ़िया सेटिंग हो गया। अब क्या करते हैं, तो ये जो x है ये इसकी सेटिंग तो हमको यहाँ मिल गई, इसकी सेटिंग यहाँ मिल गई। ये 3/5 जो यहाँ दिखता है, ये 3/5 लिख के स्क्वायर कर देते हैं। तो ये चीज़
राइट साइड में भी 3/5 का लिख के स्क्वायर कर देंगे, यानी ये चीज़ हमने एक्स्ट्रा कर दी है। यानी यही बात आपको समझनी है क्यों ऐसा किया गया दोनों साइड में। ये चीज़ तो यहाँ था, यहाँ भी था, यहाँ था 2/5, लेकिन ये बढ़ गया दोनों साइड में। क्यों? क्योंकि इसी का स्क्वायर ax यहाँ स्क्वायर, तभी तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो x माइनस 3/5। ये तीनों मिला करके ये और ये इतना बन गया। उधर क्या है 2/5 पहले से है, आए 9/25 हो गया, ये 9/25 हो गया। 5 से यहाँ भी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ये भी 25 बन जाए तो हर बराबर हो गया, तो 25 को नीचे लिख देंगे 10 और 9 19, और x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये मिल गया हमको। फिर यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो ये वैल्यू चली जाती है अंडर रूट में, आपको पता है। और पहले क्या लगा देंगे, प्लस और माइनस। फिर इसके बाद यहाँ लाइन खींच लेते हैं, क्या लिखते हैं, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, और इधर लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर। तो एक साइड में प्लस चिन्ह लेने पर, दूसरे साइड में माइनस चिन्ह लेने पर। चलिए, तो ये हो गया x माइनस 3/5 इज इक्वल टू प्लस के साथ, और इधर x माइनस 3/5 इज इक्वल टू माइनस के साथ। इसका वर्गमूल क्या आएगा, 19 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो ये वही जाएगा। 25 का 5 बन जाता है तो नीचे कड़ी हमने हटा दिया है, तो जिसका नहीं बन निकलेगा उसका कड़ी में, जिसका निकल गया वो कड़ी बाहर। अब x को बराबर कर देंगे तो ये ऋण 3/5 है, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, धन 3/5 हो जाएगा। और कड़ी 19/5 पहले से है, तो यहाँ से x बराबर कर देंगे। देखिए दोनों का हर सेम है, तो हर को क्या करेंगे, लिख देंगे, और 3 प्लस अंडर रूट 19, एक आंसर हमको मिल गया ये। और दूसरा आंसर बराबर कर देंगे तो उधर जाएगा तो 3/5 आए तो माइनस रहेगा, माइनस 19/5, हर बराबर है तो एक बार लिख देंगे 3 माइनस अंडर रूट 19। तो ये हमारा, चाहे तो मान को दोनों सेम है तो ज्वाइंट करके भी लिख देते हैं, 3 प्लस माइनस का 19/5, ये प्लस वाला माइनस वाला एक साथ लिख दिए, बीच में प्लस माइनस। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि समीकरण 4x² प्लस 3x प्लस 5, 4x² प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 कि मूल वास्तविक नहीं है। इसके जो मूल है वो वास्तविक नहीं है। थोड़ा एडवांस सवाल दे दिया है क्योंकि इसकी चर्चा आगे है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, समझ लिया जाएगा इसको भी। मूल वास्तविक नहीं है और नियम वही यूज करना है। चलिए शुरू करते हैं। पहले क्या करते हैं, 4 कामन लेंगे, x² के साथ जो है वही कामन लेते हैं। यहाँ 4 नहीं है तो 4 का भाग पड़ गया, यहाँ भी 4 नहीं है तो 4 का भाग पड़ गया, इज इक्वल टू 0। ये लाइन समझ में आ गई। 4 को बताएं गायब कर देते हैं तो खाली ये लिखेंगे x², और यहीं से देखिए पानी शुरू 2 यहाँ जरूरत है, 2 बना के 2 कोष्टक, एक कोष्टक में x होगा, एक कोष्टक में 3/4 न लिख के 3/8 लिखेंगे। क्यों 3/8 लिखेंगे, क्योंकि 2 से 8 कट के 4 बन जाना चाहिए, तो मान यही होना चाहिए, ऊपर वाली लाइन ही होना चाहिए। भले हम यहाँ 3 ठो बना दिए है, 2 ही ठो हम बना दिए 3 ठो, लेकिन 3/4 ही यहाँ होना चाहिए कटने पिटने का। तो 2 से कटेगा तो 2 चौके 8, यानी 3/4 x 2 और 8 गायब हो जाएगा। चलिए अब 5/4 को मैं उधर ले जाता हूँ, तो 5/4 उधर जाएगा तो माइनस बनेगा, -5/4।
अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और सेटिंग किया जाता है। और कौन सी सेटिंग करते हैं, जो यहाँ 3/8 दिख रहा है कोष्ठक में, इसी का वर्ग जोड़ देते हैं। बाएं जोड़ते हैं तो दाएं भी जोड़ते हैं, जो चीज़ बाएं जुड़ता है वही चीज़ दाएं भी जुड़ता है। 3/8 का स्क्वायर इधर भी, 3/8 का स्क्वायर उधर भी। अब ये सब मिला करके x + 3/8 का होल स्क्वायर बन गया। और उधर देखिए -5/4 और वो हो गया 9/8 × 64, ये बन गया। फिर आगे बढ़ा दिया जाए तो अब इसमें 16 से ऊपर नीचे गुणा करना है। क्यों करना है? क्योंकि 64 यहाँ 64 यहाँ बनाना है। 16 चौके 64, 16 पंजे 80 प्लस 9/64। अभी हो गया x + 3/8 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 64 लॉसा हो गया। 80 में से 9 घटेगा तो 71 होगा। निगेटिव टाइम, पॉजिटिव टाइम नहीं, निगेटिव टाइम। अब देखिए यही निगेटिव हमारे लिए खतरा है, यही निगेटिव हमारे लिए खतरा है। क्यों खतरा है? क्योंकि निगेटिव का वर्गमूल नहीं निकलता है। निगेटिव का वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में, कक्षा 11 में। तो जब यहाँ वर्ग घटाते हैं तो ये काढ़ी जाती है निगेटिव राशि, और निगेटिव राशि का वर्गमूल नहीं निकलता है। तो यहीं आने के बाद हमारा पैर जो है रुक जाएगा। अब यहाँ हम लिखेंगे, चूँकि कर्ण की राशि निगेटिव प्राप्त हुई, जिसका वर्गमूल निकालना संभव नहीं है, अतः इसके मूल वास्तविक नहीं होंगे। इसके मूल वास्तविक होंगे नहीं, ना निकालने का मतलब वर्गमूल वास्तविक नहीं है। तो अभी हमको रीजन देना है, चूँकि कर्ण की राशि निगेटिव है, कर्ण की राशि ऋणात्मक है, अतः यह काल्पनिक संख्या होगी। काल्पनिक को ही अवास्तविक कहते हैं। क्या कहते हैं? अवास्तविक। शुद्ध रूप में काल्पनिक। किताब में चूंकि अवास्तविक लिखा है तो अवास्तविक काल्पनिक मैं दोनों लिख देता हूँ। यह अवास्तविक प्राप्त होगी, अतः x का मान या x के मान कोई समीकरण का मूल भी कहते हैं, अतः x का मान आबलिक, इसका एक दूसरा नाम है, मूल अवास्तविक होंगे। कैसे होंगे? अवास्तविक। अवास्तविक को ही काल्पनिक कहते हैं। यही हमको प्रूव करना था, प्रूव्ड। तो ये आपको एक लाइन लिखना पड़ेगा। जब कहानी में निगेटिव राशि आती है तो उसको हम लोग वर्गमूल नहीं निकालते हैं। भले वर्गमूल निकल जाएगा लेकिन छोड़ देंगे, क्योंकि निगेटिव का वर्गमूल अवास्तविक प्राप्त होता है। हमारा नंबर है 12। सवाल लिखा 5 के पावर 1 + x प्लस 5 के पावर 1 - x इज इक्वल टू 26। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, घातांक का नियम आप छोटी कक्षाओं में पढ़े हैं कि अगर a के पावर 1 + x हो तो इसको लिख सकते हैं a पर 1 × a पर x। ये जोड़ जो होता है ये अलग अलग गुणे के रूप में अलग अलग हो जाता है। जैसे आप जानते हैं अगर a पर 4 हो तो a पर 4 को हम 2 धन 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 2 4 होता है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a पर 2 गुणे पर 2। तो बड़ी आसानी से एक आइटम को हम 2 आइटम गुणा बना सकते हैं। देखिए a पर 4 को हमने 2 आइटम गुणा बना दिए। तो ये सब तरीका है। तो इसको हम लिख देंगे बड़ी इजली 5 पर 1 गुणे 5 पर x। ठीक इसी तरह से इसको 5 पर 1 और गुणे 5 पर -x। माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं है। अब जो घातांकी सवाल होते हैं उसको हम लोग कोई दूसरी राशि मान लेते हैं, लेकिन अभी एक दिक्कत है कि मान तो सकते हैं लेकिन यहाँ पावर प्लस करके यहाँ पावर माइनस करके है, तो दोनों पावर को पहले प्लस बनाइए। तो प्लस होता कैसे है, आपने सब छोटी कक्षाओं में पढ़ा, घात को प्लस बनाना हो तो 1 बटा के नीचे कर दीजिए। क्या कर दीजिए? बटे के नीचे, ऑटोमेटिक वो प्लस हो जाता है। अब इतना करने से बेनिफिट क्या हुआ कि जो यहाँ दिख रहा है वही यहाँ दिख रहा है, सेम आइटम हो गया। अब इस सेम आइटम को कोई दूसरा वेरिएबल जेड मान लेते हैं। माना
ऐसे ही सवाल हम लोग लगाते हैं। तो अब जहाँ जहाँ वो दिख रहा है वहाँ जेड लिख दीजिए। यहाँ 5/z लिख सकते हैं बराबर 26, 5/z। अब जेड से गुणा कर देंगे, चूँकि बटे में सवाल है तो जेड से दोनों पक्षों में गुणा करने से बटा खत्म हो जाता है। आप इस तरह का सवाल 6-7 लगाएंगे दोनों पक्षों में गुणा करने पर। तो जब गुणा हो जाएगा यहाँ जेड का तो ये 5z का स्क्वायर बन गया, और यहाँ जेड ऊपर नीचे खत्म, खाली 5 बचेगा और 26 के साथ जेड का गुणा होगा। अब सबको हम लोग बाएँ लाते हैं, ये बाएँ आ गया तो माइनस, पहले मैं इसको लिख देता हूँ, आए 5 तो इधर ही है, खाली देखिए इसका चिन्ह बदल गया, चूँकि ये राइट से लेफ्ट आया, 5 बाएँ था अभी भी बाएँ है। अब इतना करने के बाद हमारा सवाल बन गया द्विघात समीकरण। तो ये थोड़ा सा हम लोग मेहनत करते हैं, मेहनत करके द्विघात समीकरण बना लिए। अब इसके बाद सवाल हमारा आसान है, क्योंकि अब हम इसको हल करेंगे। अब हल करने में कौन सा नियम लगा दिया जाए, जो नियम आपको अच्छा लगे। मैं इसमें लगा देता हूँ गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि क्या करता है, सबसे पहले आप इसका गुणा करिए, तो 5 × 5 25 हो गया। तो हम लोग 25 नहीं लिखते हैं, बल्कि इसे खंड अलग अलग रहने देते हैं। अब क्या करते हैं, 2 ग्रुपिंग बनाते हैं, बीच में प्लस लिखते हैं, बीच में प्लस लिखते हैं। अब ग्रुपिंग क्या बनेगी कि जोड़ने पर 26 आवे। तो देखिए ज़बरदस्ती यहाँ गुणे 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 25 को एक साथ लिख दीजिए, 1 को अकेला कर दीजिए, तो 25 से 26 बन जाता है। तो 25 × 1 25 होगा, उसको हमने 26 बना लिया। तो अब क्या करते हैं, इसको 5z का स्क्वायर माइनस, यहाँ कोष्टक में 25 × 1 लिख देंगे, बाहर z + 5 = 0। फिर यहाँ से 5z का स्क्वायर माइनस 25z, z को हम अंदर ला दिए, पहला काम होता है अंदर लाना। फिर अब कोष्टक को तोड़ते हैं, तो जब भी कोष्टक को तोड़ते हैं तो कोष्टक से पहले हमारा ऋण चिन्ह है, तो अंदर के चिन्ह को ये बदल देता है। फिर क्या करते हैं, 2 को साथ लेके कॉमन लेते हैं, 5 भी कॉमन है, z भी कॉमन है, तो z - 5 बचेगा, क्योंकि यहाँ से 5 निकल गया, z 1 तो निकला, फिर तो z बचा। आया 5 25, तो 5 बचा, z तो निकल गया। अब जो यहाँ आता है, यहाँ बिना सोचे समझे लिख देते हैं यहाँ पर। अब इन दोनों में से क्या कॉमन होगा, कुछ नहीं, तो ये चिन्ह क्या लिखें, जो दिखता है वही चिन्ह लिखते हैं। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यहाँ चिन्ह कौन सा लिखें, कुछ नहीं सोचना, जो दिखे वही उतार दीजिए। माइनस दिखता है तो माइनस, प्लस दिखता है तो प्लस। अब ये z - 5 z - 5 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 5z - 1 5z - 1 = 0। लाइन खींचते हैं, फिर लिखते हैं when z - 5 = 0, दिस इम्प्लाइज z = 5। फिर यहाँ भी वही कहानी, when z 5z - 1 = 0, दिस इम्प्लाइज 5z = 1। नाउ z = 1/5। लेकिन सवाल हमारा z में थोड़ी है, हमारा सवाल तो x में है। हम तो z का मान निकाले, यानी अभी उत्तर पर नहीं पहुँचे, तो अब मान भर देते हैं। z कितना है, 5 के पावर x है, तो अब यहाँ लिखेंगे z के नीचे 5 के पावर x बराबर 5 के पावर ज़बरदस्ती 1 लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं है। 5 से कट गए, तो x का मान 1 आ गया। यहाँ भी भर देते हैं 5 के पावर x, और इसको 5 पर -1 लिख दे रहे हैं। 1/5 को देखिए, जो यहाँ लिखा है वही यहाँ भी बनाना है। 5 पर कितना पावर, -1। कैसे जान गए, नीचे ऊपर गया तो माइनस हो गया, फिर 5 कट गया, यस की वैल्यू -1। तो अब हमारा हल समुच्चय क्या हो गया, आंसर लिखते हैं। तो आंसर में लिखेंगे हल समुच्चय बराबर मझोले कोष्टक में 1 - 1। ये हमारा हो गया आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं, अच्छा सवाल है। सवाल नंबर 15 दिया है 2 के पावर 2x + 8 -8 × 2 के पावर x + 2 + 1 = 0। तो देखिए 2 के पावर x यहाँ भी दिख रहा है, 2 के पावर x टाइप यहाँ भी दिख रहा है। 2 के पावर x को हम लोग सेपरेट करेंगे,
तो ये 2 के पावर 2x इंटू 2 के पावर 8 हमने लिख दिया, -8 इंटू 2 के पावर x इंटू 2 के पावर 8 2, ये x2 अलग अलग हो जाता है, यहाँ 2x 8 अलग अलग हो गया, +1 इज इक्वल टू 0। ये 2 के पावर 8 256 होता है, तो मैं इसको पहले लिख देता हूँ 256। आए 2 के पावर जो 2x है, यहाँ थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, 2 के पावर 2x को ऐसे हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इसके ऊपर x, या इसको अंदर ऊपर भी कर सकते हैं, ये x अंदर चला जाए 2 ऊपर चला जाए, दोनों का मतलब है, क्योंकि इसका गुणा करते हैं तो 2x का गुणा होगा 2x आएगा, x2 का गुणा होगा तभी 2x आएगा। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे ही लिखेंगे, क्यों? क्योंकि 2 के पावर x हम सोच रहे हैं बनाना, तो इसके ऊपर ये 2 ऊपर चला जाएगा, बाकी ये 256 हो गया गुणे के रूप में। फिर देखिए यहाँ ये 4 बनेगा, 4 बट्ठे 32 हो गया, ये माइनस है तो माइनस रहेगा, आए 2 के पावर x हमने किनारे कर लिया, +1 इज इक्वल टू 0। अब ये 256 इसको हम कुछ z मान लेते हैं अंदर को, तो z ऊपर ये 32 और इसको हमने z मान लिया, तो हमारा सवाल लिखिए कुछ द्विघात समीकरण बन गया। अब बढ़िया हो गया, z पर 2 पावर, z पर 1 पावर +1, यही द्विघात समीकरण होता है। तो अब ये सवाल इतना बन गया। अब गुणनखंड विधि का प्रयोग कर लेंगे, तो क्या नियम कहता है, इसका गुणा करिए, 256 का हम 1 में गुणा करेंगे 256 होगा, इसका खंड करेंगे तो 2 गुणे 2 8 बार आएगा, ऐसे 8 बार आएगा, अभाज्य गुणनखंड। फिर हमारा नियम कहता है 2 ग्रुप बनाइए और लास्ट प्लस है तो प्लस करके 32 आना चाहिए, तो 16 16 की सेटिंग बनेगी, 16 16 16 16 32, 36 नहीं 32, ये 32 है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे ही होगा। तो बाकी तो आप अब कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 16 + 16 कर लेंगे, z +1 बराबर 0। फिर हम लोग z को अंदर ले आएंगे, तो 16 के साथ z, फिर 16 के साथ z, दोनों गुणा हो गया, +1 इज इक्वल टू 0। फिर अगले स्टेप में कोष्ठक तोड़ते हैं, तो पहला भी माइनस हो जाएगा, दूसरा भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि कोष्ठक से पहले माइनस चिन्ह है। फिर दो की ग्रुपिंग बनाते हैं, तो यहाँ से 16 कॉमन है, z भी कॉमन है, तो 16z -1, यहाँ भी यहाँ सोचे समझे 16z -1 लिख देंगे। अब सोचेंगे क्या कॉमन है, क्योंकि सेम आइटम उतरा हुआ है, इसलिए एक कॉमन लेंगे, माइनस है तो माइनस कॉमन लेंगे। फिर 16z -1 कॉमन ले लेंगे, 16z -1, 16z -1, तो यहाँ भी 16z और -1 मिला, तो 16z -1 उसमें भी मिल गया, इज इक्वल टू 0। इसको 16z -1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये बड़ा लंबा काम कर दिया, हमको यहीं सेटिंग कर लेना चाहिए था, तो खैर नहीं भी किए तब भी आया, लेकिन मैं आपको दूसरा तरीका ही बता दे रहा हूँ, इतना लंबा से बढ़िया है। यहीं पर हम लोग एक लाइन में ही बात को समाप्त कर देंगे, उतना तुरंत आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, 256 को 16z का वर्ग बना देंगे, यहाँ 2 टाइम 2 कोष्ठक बनाएंगे, जो सेटिंग आपको बताएंगे। अब ये जो चीज़ है वो यहाँ होना चाहिए 16z, यहाँ एक कोई स्क्वायर बना सकते हैं ज़बरदस्ती, एक को एक का स्क्वायर लिख सकते हैं, एक यहाँ लिख दें, कोई फ़र्क नहीं है। अब देखिए a² + b² - 2ab, क्योंकि ये चीज़ में आ गया, चीज़ में आ गया, a है b, तो डायरेक्ट तुरंत हम आंसर लिख देंगे इसका a - b का होल स्क्वायर, यानी 16z -1 का होल स्क्वायर, वही लास्ट में आया था। तो जब होल स्क्वायर आ गया तो हम लोग क्या करते हैं कि होल स्क्वायर को हटाते हैं, तो जब हटाएंगे तो 0 चला जाएगा कहानी में, कहानी में 0 का 0 ही होता है, यानी 16z -1 बराबर 0, तो 16z = 1, नाउ z = 1/16। ये तो z का मान निकला, लेकिन सवाल तो हमारा x में, हमने z किसको माना था, 2 के पावर x को, तो यहाँ लिखेंगे 2 के पावर x, दिस इम्प्लाइज 2 के पावर x बराबर 16, 1/16। अब यहाँ भी 2 बनाना है, तो इसको हम 2 पर 4 लिख देंगे, लेकिन अभी ये ऊपर नहीं गया, ऊपर ले जाना पड़ता है, जब तक ऊपर जाएगा नहीं तब तक इसको हम काट नहीं सकते, एकदम सामने सामने कटता है, ऊपर नीचे नहीं कटता है। तो अब x की वैल्यू आ गई 4, हमारा आंसर हो गया।
तो ऐसे आप लोग इसको सेट कर लेंगे, मतलब एक सेटिंग दोनों जगह, यहाँ भी 2 की पावर x, यहाँ भी 2 की पावर x, तभी तो एक वर्ग बनेगा, एक पावर बनेगा। यहाँ एक पावर हो गया, यहाँ 2 पावर हो गया, द्विघात समीकरण सेट हो गया। तो इस तरह के सवाल पॉलिटेक्निक में भी बहुत पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आप देंगे तो आता है उसमें। तो एक सवाल और हम लोग देख लेते हैं फटाफट, जल्दी जल्दी। सवाल नंबर 18 हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 18 हमारा सवाल है, बाहर 8 लिखा, अंडर रूट में दिया x प्लस 3 और माइनस x प्लस 3 अपान x इज इक्वल टू 2। देखिए आप ध्यान दें, तो जो चीज़ यहाँ लिखा है उसका उल्टा यहाँ है, जो चीज़ यहाँ उसका उल्टा यहाँ है, क्योंकि ये ऊपर है नीचे, देखिए ऊपर नीचे। तो अगर इसको हम z मानते हैं थोड़ी देर के लिए, तो इसको 1/z कर लेंगे। तो मैं इसको अलग से मान लेता हूँ, देखिए x अपान x प्लस 3 को ही हम मान लेते हैं, कोई राशि z मान लेते हैं, माना। तो अब थोड़ा सा एक काम और करेंगे, जब इसको उलटेंगे, यानी ये ऊपर और ये नीचे होगा, तो ये बेचारा उलट जाएगा। इसको z/1 माना है तो उल्टेगा तो 1/z होगा। तो अब सवाल को देखिए, मैं यहाँ तो ठीक z लिख दिया, यहाँ 1/z लिखा इज इक्वल टू 2। सवाल इतना हो गया, आपको समझ में आया होगा। अब z से दोनों पक्षों में गुणा कर लेंगे, तो z से यहाँ गुणा होगा तो 8z² हो गया, यहाँ z कट के 1 बचा, 8 में z का गुणा हो गया 2z, सबको बाएं लाते हैं तो 8z² माइनस 2z माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब वही गुणनखंड वाला नियम, इसका इसमें गुणा कर रहे हैं तो 8 का 8 गुणे 1 होगा, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1 हो गया। अब घटाने पर 2 आना चाहिए, तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, 2 ग्रुप बना रहे हैं, 2 गुना 4 एक साथ दे दिए, 2 कम 2 एक साथ दे दिए, घटाएंगे 2 आएगा। तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं 4 माइनस 2z माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 8z² माइनस, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, 8z² माइनस z को अंदर ले आएंगे, 4z माइनस 2z माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फिर कोष्टक तोड़ते हैं, तो कोष्टक से पहले देखिए माइनस चिन्ह है, तो ये सबको उलट देता है, प्लस का माइनस माइनस का प्लस, 2z माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फिर दो की सेटिंग बनाते हैं, 4 और z दोनों कॉमन होगा तो 2z माइनस 1 होगा। जो यहाँ लिखा है पहले यहाँ लिख लेते हैं, फिर सोचते हैं क्या कॉमन लाए, तो प्लस के साथ 1 कॉमन होगा। चलिए फिर 2z माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, तो 4z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। उसके बाद मैं यहाँ आ जाता हूँ, लाइन खींच लेते हैं, लिखते हैं व्हेन 2z माइनस 1 इज इक्वल टू 0, नाउ 2z इज इक्वल टू 1z इज इक्वल टू 1/2, व्हेन 4z प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 4z इज इक्वल टू माइनस 1z इज इक्वल टू माइनस 1/4। अब ध्यान दीजिए, चूंकि मान हमको जो निकालना है वो z का नहीं निकालना हो तो x का निकालना है, तो अब मैं यहाँ लिख दूंगा कड़ी में x अपान x प्लस 3 इज इक्वल टू 1/2, दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे, चूँकि कड़ी हटानी है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कड़ी हट गई, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 होगा, 1 का वर्ग 1 2 का वर्ग 4, तिरछा गुणा, तो 4x इज इक्वल टू x प्लस 3, x को इधर लाएंगे तो 3x इज इक्वल टू 3, नाउ x इज इक्वल टू 1। इसी तरह यहाँ भी आप कर लेंगे, यहाँ लिखेंगे x अपान x प्लस 3 अंडर रूट इज इक्वल टू माइनस 1/4, स्क्वायर करेंगे तो x प्लस 3 आई प्लस हो जाएगा 1/16, फिर 16x प्लस 3, तो x इधर आ जाएगा, तो 15x बराबर 3, तो x बराबर 1/5। तो 2 आंसर आपको मिल जाएंगे। सब छोटे छोटे सवाल हैं, इसी तरह से हम लोग करेंगे। तो इस तरह से हम लोग 4.2 जो एक्सरसाइज है, लगभग जो अच्छे सवाल थे हमने सॉल्व कर दिया, और बाकी जो भी सवाल इसमें बचे हैं वो आप लोगों को होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है, इसको आप होमवर्क के रूप में सॉल्व करेंगे। जो भी सवाल नहीं आएगा उसको व्हाट्सएप के माध्यम से और मोबाइल के माध्यम से पूछेंगे और उसका सलूशन जो है दे दिया जाएगा। चलिए, तो आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।